नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस संस्था पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए इंडियन पॉलिटी के और जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी भी आई हुई हैं और उनके एग्जाम भी मार्च की शिफ्ट में होने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि 6 यूनिट से आते हैं, वो 6 यूनिट की तरफ हम आगे चल रहे हैं और 5वीं यूनिट हमने कंप्लीट कराई थी सुप्रीम कोर्ट वाली और जुडिशरी वाली। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को खत्म करने के बाद आज जो हमारा चैप्टर है वो है पंचायती राज संस्थाएं, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। चलिए तो इंडियन पॉलिटी में ही हेडिंग डालेंगे सभी और यहां से स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाएं। तो देखिए आज इंडियन पॉलिटी में हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करेंगे। ये पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये इनकी अवधारणा कहां से ली गई, ये क्या काम करती हैं सर, इनकी परिभाषा क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज जानने का आज मौका मिलेगा। देखो मौका हम क्यों कहते हैं बच्चों, आपको हमेशा अवसर की तलाश में रहना चाहिए। आपको कहीं से ऐसा कुछ मिलता है कि यार ये चीज अच्छी है, ये चीज बढ़िया है, तो आप उसे वहां से कैप्चर कर लीजिए। जरूरी नहीं कि वो चीज किताबी हो, वो चीज बाहर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आप सोसाइटी में रहते हैं, आप सोसाइटी की बातों को सुनते हैं, ताने को सुनते हैं, ये ताने झेलने की बात नहीं है। यानी कुल मिला के आपको ये है कि जहां से भी आपको जो चीज ऑब्जर्व करने को मिल रही है और जो बेटर है आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए, तो काफी है, चाहे वो किताबी है और चाहे वो बाहर का है। तो अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, देखें ये वो संस्थाएं होती हैं बच्चों कि जो भारत के गांव, कस्बों और शहरों में विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी हमारे जो भारत में जिन गांवों की बात करें, जिन कस्बों की बात करें, जहां पर पंचायतें हैं और वहां पंचायत होने का केवल एक ही अनिवार्य कारण है कि उन गांव का, कस्बों का और उन छोटे छोटे शहरों का विकास करना, बड़े बड़े शहरों का विकास करना। क्योंकि गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था, जब गांधी जी अब राष्ट्रीय आंदोलन लड़ रहे थे, गांव गांव जाकर वो लोगों से बात करते थे, राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा बनाया करते थे, वो सारे गांव के लोगों से मिले, तो उन्होंने यह बात महसूस की थी कि गांधी जी ये चाहते थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि गांव का विकास ही भारत की उन्नति का एकमात्र मार्ग है। यदि भारत को उन्नत करना है तो हमें भारत का विकास करने के लिए गांव के विकास से ही प्रारंभ करना होगा। और ये गांधी जी का ही नहीं बल्कि कई लोगों का, और भी लोगों का सपना रहा गांव का विकास करना। चलिए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ये वो संस्थाएं होती हैं जो गांव के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो आप लिख सकते हैं पहली बात तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, लेकिन यह वो संस्थाएं होती हैं, यह वो संस्थाएं होती हैं, यह वो संस्थाएं होती हैं जो गांव के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं, जो गांव के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और इनका एक ही पर्पस होता है कि गांव का विकास करना। अब गांव का विकास कैसे हो सकता है, जैसे कि जल की सुविधा से लेकर नालियों की साफ सफाई करना, ओके, उसके अलावा जमीनों की देखभाल करना, उसके अलावा गांव में हेल्थ सिस्टम को देखना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गांव में लोगों को सही राशन पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, गांव में छोटे मोटे उद्योगों की देखभाल करना, गांव में उद्योगों के लिए कर्मगारों की भर्ती करना, गांव में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना कि गांव में स्कूल खुल भी रहे हैं या नहीं भी खुल रहे हैं, बच्चे जा भी रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, वहां की एजुकेशन पॉलिसी को लेके काम करना। तो कुल मिला के यानी ग्राम पंचायत और पंचायत में आने वाले जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन पर गांव के विकास के लिए काम करना, वही काम होता है संस्थाओं का। तो पंचायती राज संस्थाएं ये हमारे बच्चों संविधान के भाग 9 और भाग 9A में आती है। अब मैंने 9A क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें दो सिस्टम काम करते हैं। जैसे कि पंचायती राज संस्थाएं दो प्रकार से बटी होती हैं।
तो पंचायती राज संस्थाओं को मैं दो प्रकार से डिवाइड करता हूं, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, तो पहले में आता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। और हम आज पंचायती राज जो पढ़ने वाले हैं वो हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो दूसरा चैप्टर आपका आएगा वो यहां से अलग कर दीजिए क्योंकि ये डिफरेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और यह हमारे संविधान के आज भाग 9 में मिलता है, संविधान के भाग 9 में मिलता है। आर्टिकल आता है 243 से लेके 243 ड़ा तक इसका वर्णन किया गया है। 243 से लेकर 243 ड़ा तक संविधान के भाग 9 में दिया गया है और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। चलिए अब हम बात करते हैं, और इसका मतलब होता है कि ग्राम की सरकार या गांव की सरकार या गांव की स्थानीय सरकार, गांव की स्थानीय सरकार। तो कुल मिला के हम यही कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी गांव की सरकार का यह पर्पस होता है कि वह गांव में किस किस माध्यम से विकास हो सकता है। और विकास का मतलब यह नहीं है कि आप वहां के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बना दीजिए, वहां की जल की सुविधा अच्छी कर दी आपने तो गांव का विकास हो गया। गांव का विकास और भी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पॉलिसीज हैं, राशन पानी है, सड़क की सुविधाएं हैं, जमीनों की देखभाल है, ये सारी चीजें होती है, और साफ सफाई भी है। तो डेवलपमेंट हर चीज पर डिपेंड करता है। अब ये संविधान के भाग 9 में और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ड़ा तक इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की हम बात करें, आपको पता है कि इसे राज्य विधानसभाओं के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। राज्य विधानसभाओं के द्वारा, यानी यह राज्य विधानसभाओं के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। और पहली बात आपको बता दिया जाए कि अपना जो पंचायती राज सिस्टम था, ये हमारे संविधान में कभी कभी मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया था बहुत सारे बच्चों के द्वारा कि सर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो था, ये संविधान के जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय इसको जोड़ना उचित क्यों नहीं समझा। हालांकि मैं आपको बता दूं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कभी भी 1949 के संविधान में मौजूद नहीं था। ये वो संविधान का प्रावधान है जिसे बाद में संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया और बाद में इसको संवैधानिक दर्जा घोषित किया गया था, जबकि 1949 के संविधान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की कोई जगह नहीं थी। केवल और केवल डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में मिलता था ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि गांधीवादी विचारधारा है। ये क्या है? एक गांधीवादी विचारधारा है। तो आप लिख सकते हैं ये एक गांधीयन विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा है। ओके, चलिए। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हम बात करते हैं, जैसे कि गांधीवादी विचारधारा में एक बात कही थी कि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 40 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए, यानी आर्टिकल 40 में। और यह कहता है ग्राम पंचायतों का गठन करना, ग्राम पंचायतों का गठन करना, का गठन करना। तो आगे बात बढ़ाते हैं। और 1949, हाँ, लेकिन आर्टिकल जो 40 था बच्चों, ये हमारे संविधान के यानी 1949 के संविधान में पहले से मौजूद था, लेकिन कभी भी इनको संवैधानिक दर्जा घोषित नहीं दिया गया 1992 से पहले। यानी 1992 से पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और शहरी सरकार को किसी भी प्रकार से संविधान में कोई जगह नहीं दी गई थी।
यानी संवैधानिक दर्जा इनको प्राप्त नहीं था। यदि कोई राज्य विधानसभा चाहे तो करे और नहीं चाहे तो नहीं करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था राज्य सरकार को। लेकिन 1992 में जब एक अमेंडमेंट किया गया तो उसके बाद इनको संवैधानिक दर्जा घोषित किया गया और आज ये हमारे संविधान में एक संविधान के अनुरूप इनका गठन किया जाता है। तो आर्टिकल 40 तो डीपीएसपी में था और डीपीएसपी 1949 के संविधान में भी मौजूद था। लेकिन जैसे बात करते हैं कि ग्रामीण स्थानीय स्वय शासन 1949 के संविधान में इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, तो संविधान में इन्हें कभी भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ ही नहीं। लेकिन 1992 में जब इनको अमेंडमेंट के माध्यम से पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया तो आज भारत में इनकी स्थिति कुछ अलग है, पहले कुछ अलग थी। लेकिन गांधी का हमेशा से विचार रहा है कि गांव का विकास से ही भारत की उन्नति का मार्ग तय होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आज की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कुछ ऐसा है, वर्तमान में कुछ ऐसा है हमारे सामने कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 के तहत 1992 के तहत इन्हें संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो यानी 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत यह कहा जाता है कि संविधान में इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और यह कब किया गया? आपको क्या लगता है कि जब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संविधान में दर्जा नहीं था तो क्या 1992 में इनको संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास का पहली बार किया गया था? नहीं। आपको मैं बता दूं बच्चों, जनवरी 1957 में, जनवरी 1957 में जब पहली बार एक कमेटी आई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, उस बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर, जिस कमेटी का गठन किया गया उसकी सिफारिशों के आधार पर जब 3 स्तरीय ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, लेकिन इनको कभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन यह कहा जाता है कि हमारे भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें से पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ग्राम पंचायतों को लेकर हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर चलाया जाता था। चाहे वो बलवंत राय मेहता कमेटी हो, चाहे वो अशोक मेहता कमेटी हो, चाहे वो एलन सिंघवी समिति हो, और चाहे वो 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1989 हो, और चाहे वो 73 का अमेंडमेंट 1992 यानी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो। यानी हमेशा से ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर और इनके कार्यक्रम को लेकर हमेशा से नेहरू जी से लेके हम बात करते हैं राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव सरकार तक हमेशा प्रयास होते रहे। लेकिन यह प्रयास सफल कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीजें हम आगे जानेंगे। देखिए, तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। चलिए तो देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं का विकास, पंचायती राज संस्थाओं का विकास। पंचायती राज संस्थाओं का विकास यानी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1957 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कार्यक्रम के तहत एक बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। उस बलवंत राय मेहता कमेटी की अध्यक्षता की कमेटी में बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी उसने जनवरी 58 में अपनी सिफारिशें पेश की और सिफारिश में यह कहा कि गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतों या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 3 भागों में बांटना होगा। किसमें बांटना होगा? 3 भागों में। और यूजीसी नेट का ये आया हुआ क्वेश्चन है कि पंचायती राज के विकास क्रम को अवरोही क्रम में यानी छोटे से लेके
यानी बड़े से लेकर छोटे तक का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि पहले बलवंत राय मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी या एलएम सिंघवी समिति, जो भी थी। तो पंचायती राज के विकास में सबसे पहली समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि बलवंत राय जी के अध्यक्षता में बनाई गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर यह बनाई गई थी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत यह बनाई गई थी। तब इसने अपनी सिफारिशें 58 में सौंपी। चलिए तो इस बात को जान लेते हैं एक बार। तो पहली आती है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता समिति, जनवरी 1957 आएगा। 1957 जनवरी 1957। देखिए, आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत, यानी सामुदायिक विकास का मतलब होता है कि समाज के हर वर्ग को लेकर साथ चलना और समाज के हर वर्ग की सुविधा को लेकर उन्हें विकास की मार्ग पर लाना, यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता है। तो लिख सकते हैं कि नेहरू जी द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में कमेटी। तो लिख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। और इसकी रिपोर्ट जब आई थी जनवरी 1958 में, लगभग 1 साल के बाद, लगभग 1 से 1.5 साल के बाद, जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी नेहरू जी को, तो नेहरू जी जब उस रिपोर्ट को देख रहे थे तो उसमें जो सिफारिशें थी इस कमेटी की वो ये थी कि 3 स्तरीय संरचना होनी चाहिए। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को करने के लिए गांव और गांव से कस्बे और गांव से ब्लॉक और ब्लॉक से जिला, यानी पूरे गांव किस में आता है, जिले में, और जिला किस में आता है, राज्य में, और राज्य किस में आता है, भारत में। तो ऐसे करके यूनिट बनाई गई थी। चलिए, तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर के आधार पर 3 स्तरीय संरचना बनाई गई थी। पहली जो स्तरीय संरचना थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो कि गांव स्तर पर बात करती है। यह थी गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर। एक थी आपकी, दूसरा था पंचायत समिति जिसे कहते हैं ब्लॉक स्तर पर। एक थी ब्लॉक समिति जिसे कहते हैं आप ब्लॉक स्तर पर, या पंचायत समिति कह सकते हैं, पंचायत समिति। और एक थी आपकी जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एक थी जिला परिषद। ये 3 संस्थाएं काम कर रही थी, एक गांव के स्तर पर, दूसरी ब्लॉक के स्तर पर जिसे पंचायत कमेटी कहा गया, और एक थी जिला परिषद पर जो जिले के लेवल पर काम करती थी। तो इस प्रकार से 3 यूनिट का निर्माण करने की सिफारिश बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। और यह वो कमेटी है जो पंचायती राज संस्थाओं के विकास के क्रम में सबसे पहले नंबर पर आती है। यह बलवंत राय मेहता कमेटी है। यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास में सबसे पहली कमेटी का नाम बताइए, तो वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसका गठन जनवरी 1957 में किया गया था। अच्छा, आज आप देखते हैं कि 3 स्तरीय संरचना। आज राजस्थान है, एमपी है, यूपी है और हरियाणा है।
आज इन उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, भारत के जो उत्तर पूर्वी या उत्तर की तरफ जो राज्य हैं या उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं, वहां पर लगभग से लगभग ये कहा जाता है कि आज पंचायतों की 3 स्तरीय संरचनाएं काम करती हैं। कोई बच्चा राजस्थान से होगा तो राजस्थान में वो देखेगा कि वहां पर ग्राम पंचायत भी काम करती है, जो गांव के लेवल पर काम करेगी, जहां पर सरपंच साहब चुने जाते हैं। उसके बाद जब आप ब्लॉक स्तर पर जाते हैं तो वहां पर पंचायत समिति काम करती है, जहां पर उसे बीडीओ कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। यदि बीडीओ से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहां पर जिला परिषद काम करती है, और जिला परिषद का जो जिला अध्यक्ष होता है वो जिले का कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिले का कलेक्टर। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं, और यही बातें आपको सिखाती हैं कि थर्ड लेवल जो गवर्नमेंट होती है वो ये होती है। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं को इन्हें स्थानीय सरकार के भी नाम से जाना जाता है। इसे हम स्थानीय सरकार के भी नाम से जानते हैं। तो इसे बोलते हैं ग्रामीण स्थानीय सरकार। ग्रामीण स्थानीय सरकार। तो ये ग्रामीण स्थानीय सरकार है। क्या है? ग्रामीण स्थानीय सरकार है। चलिए, जो गांव के लेवल पर काम करती है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी में जगह थी ना शायद, हाँ चलिए यहां पर हो जाएगा काम। देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं दूसरी कमेटी के बारे में। इसके जस्ट बाद तो ये थी आपकी पहले नंबर पर, लेकिन दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर की कमेटी का नाम है अशोक मेहता समिति। इसके बारे में ज्यादा जानने का प्रयास नहीं है, बस इतना जान लेना कि यह कमेटी कब बनी थी, कब आई थी और इसकी सिफारिशें क्या थी। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। नाम से स्पष्ट है कि अशोक मेहता की अध्यक्षता में, देखो ये भी मेहता थे, ये भी मेहता हैं। अशोक मेहता कमेटी की बात करें तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था दिसंबर 1977 में। दिसंबर 1977 में, दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया था। चलिए, तो दिसंबर 1977 में इसका जब गठन किया गया था तो इसने अपनी सिफारिश में यह कहा था कि मैं द्विस्तरीय संरचना यानी द्वि स्तर की ग्राम पंचायतों का गठन करने वाली हूं इस कमेटी के आधार पर। तो याद रखना एक बात कि अशोक मेहता कमेटी ने जब अपनी दिसंबर 1977 में अपनी सिफारिश बताई थी तो उस सिफारिश में यह कहा था कि हम द्विस्तरीय ग्रामीण सरकार को एक्सेप्ट करते हैं। यानी आज भारत के ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर ड्यूल गवर्नमेंट काम करती है, यानी 2 स्तरीय पंचायत काम करती है। चलिए, तो वो बात करते हैं द्विस्तरीय ग्राम पंचायत है, द्विस्तरीय ग्राम पंचायत है। तो पहले पर आते हैं, तो पहला था आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और दूसरे पर है जिला परिषद, यानी ब्लॉक समिति सीधे हटा दी, जिला परिषद। और आज ये भारत के कई सारे राज्यों में काम कर रही है, जैसे कि कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो थर्ड लेवल गवर्नमेंट है ये कहां कहां काम करती है? ये काम करती है राजस्थान में, राजस्थान में काम करते हैं। उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तीसरे पर आते हैं मध्य प्रदेश में। उसके अलावा काम करते हैं, आप जाइए हरियाणा में, हरियाणा में काम करते हैं। यानी 4 से 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्राम पंचायतों को लेकर 3 लेवल काम कर रहा है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। अब मैं राजस्थान से आता हूं तो राजस्थान में तो मुझे कंफर्म पता है कि ये है, लेकिन यहां भी कंफर्म है, ये भी पता है। चलिए, अब बात करते हैं द्विस्तरीय ग्राम पंचायतें। एक ग्राम पंचायत और दूसरी है जिला परिषद। आज ऐसी द्विस्तरीय ग्राम पंचायतें आज भारत के 3 और 4 राज्यों में काम कर रही हैं। जैसे कि पहले नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कभी भी 3 स्तर की यानी थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया।
यानी 3 स्तरीय संरचना को एक्सेप्ट नहीं किया है। वहां पर द्विस्तरीय संरचना काम करती है। आंध्र प्रदेश जो कि पहले नंबर पर है, दूसरे पर है आपका कर्नाटक, दूसरे पर आपका आता है कर्नाटक, और तीसरे पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तीसरे पर है पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए 3 राज्य जहां पर द्विस्तरीय पंचायतें काम कर रही हैं। आप ग्राम को काट देना यहां से, वरना दोनों में सेम कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आपको। तो पंचायतें, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। अशोक मेहता कमेटी के बाद आती है एलएम सिंघवी समिति। क्या आती है? एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति। देखिए, एलएम सिंघवी समिति की बात करें तो ये इस कमेटी के आधार पर भी वही द्विस्तरीय पंचायतों के गठन करने की बात की गई थी। सेम वही बात है। चलिए तो इस बात को भी लिख लेते हैं एक बार। बस इसमें यह बात थी कि यह यानी द्विस्तरीय, ये भी द्विस्तरीय ड्यूल लेवल पंचायतों के गठन करने की सिफारिश करती है। पंचायतों के गठन करने की सिफारिश करती है। पहली बात। और उसके बाद हम बात करें, पंचायत समिति जो थी इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट मानी जाती है बच्चों 1987। 1987 में इसको ये कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन इस कमेटी की सिफारिशों को भी क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सिफारिशों को खारिज किया गया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी की हम बात करें तो नेक्स्ट कमेटी का नाम है, क्या है? कमेटी का नाम नहीं है, राजीव गांधी की सरकार ने 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1989 के तहत, 1989 के तहत उन्होंने इस बिल को पेश किया था। लेकिन यकीनन यह है कि यह बिल लोकसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। और राजीव गांधी ने कई सारे प्रयास किए थे कि वो अपने ही कार्यकाल में इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संविधान में जगह दे दें, संवैधानिक दर्जा दे दें, लेकिन राजीव गांधी ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो सका। तो चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं, क्योंकि संविधान में किसी भी चीज को संवैधानिक दर्जा देना है तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा हो सकता है। तो आपको पता है कि एक एक्ट आया था जिसका नाम है 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1989। 1989 के तहत राजीव गांधी जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में जब पंचायती राज विधेयक पेश किया, उसके बाद लोकसभा से पारित होने के बाद लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा से पास नहीं हो पाया,
राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया, तो क्या हुआ अंत में? जब संविधान में संशोधन को लेके एक सदन किसी बिल को या किसी विधेयक को बहुमत से पारित कर दे और दूसरा सदन उसको बहुमत से पारित ना करवा पाए, तो उस स्थिति में जो विधेयक होता है वो निरस्त हो जाता है। यानी संविधान में किए गए उस संशोधन के माध्यम से लाए गए उस बिल को, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसा ही कुछ राजीव गांधी की सरकार के समय हुआ था और राजीव गांधी ने बस क्या हुआ, और उसी समय चुनाव प्रचार के दौरान उनकी बम विस्फोट से मृत्यु हो गई। वो बाद में ऐसा करना भी चाहते तो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनका स्वर्गवास हो गया था। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चों, एक बात राजीव गांधी की सीधे बात, हम पीवी नरसिम्हा राव सरकार आती है और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये दोनों ही अधिनियम एक साथ पारित किए गए थे, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसे बहुमत से पारित करवाया गया और बाद में संविधान के भाग 9 में जोड़कर, संविधान में अनुसूची 11 जोड़कर इसका उल्लेख किया गया। तो चलिए इस आज के हम करंट स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कैसे किया। आपको पता है उसी समय की बात है, बाबरी मस्जिद जो विवाद हुआ था वो उसी समय की बात है। तो नेक्स्ट पेज पर लास्ट है कि 70 या लिख सकते हैं कि 1992 1991 से 1996 पीवी नरसिम्हा, आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव कहां से थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कुल मिला के वो यही बात थी कि आप सोचिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से 1957 से लेके 1957 आया, फिर बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, उसके बाद फिर अशोक मेहता कमेटी बनी 77 में, लगभग 20 साल के बाद। उसके बाद फिर राजीव गांधी सरकार ने कई सारे प्रयास किए, एलएन सिंह की भी समिति आ गई। अब अंत में जाके पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसको पारित करा दिया और पीवी नरसिम्हा राव भारत के मरणोपरांत उन प्रधानमंत्रियों में से हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है, अभी मिला था इनको, है ना। उसके अलावा संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये कांग्रेस की सरकार थी। किसकी थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ओके, तो दर्जा दिया गया। लेकिन ये दर्जा कैसे दिया गया? देखो, ये दर्जा दिया गया जैसे कि संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। तो संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम है भाग 9। क्या है? भाग 9। इसके अलावा और भी चेंजेस किए गए। दूसरा चेंजेस ये था क्या था कि संविधान में, आपको पता है कि संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं, लेकिन 2 अनुसूची और हैं, 11 और 12। 11वीं अनुसूची यानी हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची ये बताती है कि पंचायती राज संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया और उनके जो विषय थे
उनके वो विषय जो गांव के विकास के लिए उत्तरदायी थे, उन सभी विषयों को यहां पर डाला गया, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया। कितने? 29 विषय हैं। तो आप लिख सकते हैं कि संविधान की नई अनुसूची, संविधान की नई अनुसूची, नई अनुसूची 12 जोड़कर, नई अनुसूची 12वीं जोड़कर, सॉरी 11वीं अनुसूची जोड़कर 11वीं जोड़कर उसमें 29 विषय डाले गए, उसमें 29 विषय डाले गए। एक बार एसएससी के एग्जाम में क्या था, एसएससी के एग्जाम में यह पूछा था कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? 28, 29, 30 एंड 32। तो आपका आंसर होना चाहिए था 29। कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन भी यहां से पूछ सकता है, अनुसूची जरूर पढ़ के जाना। एक बार पूछ सकता है कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं, तो 97 विषय आते हैं। तो 29 विषय का उल्लेख किया गया है। यह थी आपकी 11वीं अनुसूची को लेकर, समझे। और आर्टिकल की बात करें तो संविधान के भाग 9 में ही आर्टिकल की मैं बात कर लेता हूं, तो वो है आपका अनुच्छेद 243 से लेके 243 ड़ा तक है। 243 से लेके 243 ड़ा तक इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल का। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो 11वीं अनुसूची है, संविधान का भाग 9 है और अनुच्छेद आपके सामने है। और अमेंडमेंट कौन सा है? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। ओके, इसको भी हाईलाइट कर लेना। और ये तो खैर है ही अपने आप। लेकिन अब एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। उस फ्लो चार्ट से हमें यह समझ में आ जाएगा कि हम पंचायती राज संस्थाओं के विकास को लेकर, कभी आपके पेपर में एक स्टेटमेंट पूछा, जैसे यूजीसी की नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। 6 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में होने वाला एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का। उसमें यह पूछा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास क्रम को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी एलएम सिंघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता कमेटी, ऐसे था। तो कई सारी ऐसी कमेटी दे रखी थी। अब क्या करते हैं कि बच्चे यहां पर क्रम भूल जाते हैं। उन्हें पता तो यह होता है कि कमेटी तो थी, लेकिन कमेटी का अरेंजमेंट्स करना भूल गए कि कौन पहले था या कौन बाद में था। तो इस क्रम को देखते हुए एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं अपने माइंड में, ताकि वो चीजें अपने माइंड में रिकॉल रहेंगी। देखें तो कैसे रहेगा। यहां पर एक सर्कल बना देते हैं पहले हम, और यहां पर लिख देते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास में व्यवस्थित यानी अरेंज्ड, व्यवस्थित आरोही क्रम को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर है ये, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम पंचायती राज संस्थाओं के विकास को अरेंज करेंगे, और ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो चलिए, तो सबसे पहले आते हैं, या व्यवस्थित क्रम लिख दीजिए आप, ऐसा करिए। ओके, तो अब आते हैं पहले नंबर पर। पहले नंबर पर आती है बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या आती है? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता समिति आई, और यह पहले नंबर की कमेटी है जो पंचायती राज संस्थाओं में विकास करती है। समझे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत इसका गठन किया गया था, और इसका गठन किया गया था जनवरी 1957 में। जनवरी 1957 में। आपको पता है कि यही बलवंत राय मेहता कमेटी है जिसकी सिफारिशों के आधार पर 3 स्तर की पंचायतों का गठन किया गया था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। यानी ग्राम पंचायत हो गई, एक पंचायत कमेटी है, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। 3 स्तर की पंचायतों का गठन किया गया था
बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर, किसकी सिफारिशों के आधार पर? जनवरी 1957 में थी। और यह भी आपको मैं बता दूं कि चलो वो बात बाद में बताएंगे, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको बाद में, पहले क्रम सेट कर लेते हैं। बलवंत राय ये आती है जनवरी 1957 में आती है। ओके, पहला क्रम इसका। दूसरे क्रम की मैं बात करूं तो दूसरे सेट पे आता है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था दिसंबर 1977 में। दिसंबर 1977 में किया गया था। अब आते हैं थर्ड। जो तीसरी बात करें तो तीसरे नंबर पर आती है एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति। सिंघवी समिति। ओके, दैट्स गुड। इसके बाद आता है आपका 64 वाला। कौन सा? 64। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1987। और ये कब आता है? राजीव गांधी सरकार। कौन सी? राजीव गांधी सरकार। तो लिख सकते हैं यहां पर आप राजीव गांधी गवर्नमेंट। एक मिनट, ये 89 है बच्चों, है ना, इसको 87 करना। राजीव गांधी गवर्नमेंट। और यहां पर आता है आपका तो यहां पर लिख देना एक मिनट, हां, यहां पर आएगा 87। ये 87 में गठन हुआ था इसका। ओके, 87 फिर 89 और 89 के बाद फिर आते हैं जो कि लास्ट थी 5th नंबर की, उसका नाम है, कमेटी का नाम नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि हां, जब 1989 में या 1992 में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 के तहत संविधान में एक भाग जोड़ा गया, इसका भाग था भाग 9, एक नया भाग जोड़ा गया। उसके अलावा दूसरे नंबर पर संविधान में आर्टिकल जोड़ा गया, तो अनुच्छेद है 243 से लेके 243 रा तक है। ओके, और तीसरे नंबर पर आता है आपका, तीसरे नंबर पर है अनुसूची 11। अनुसूची 11 जोड़ा गई और अनुसूची 11 में बताया जाता है कि 29 विषय, कितने हैं? 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। यह था। तो इस प्रकार से यह क्रम था। जब पंचायती राज संस्थाओं के में क्रम पूछा जाए, यदि आरोही से अवरोही पूछ रहा है, वो आरोही से यानी छोटे से बड़ा है तो छोटा ये बड़े की तरफ यहां जाएंगे, और उल्टा पूछे तो उल्टे ये बता देना, यानी दोनों ही प्रकार से हो सकता है। तो आप इसमें एक चार्ट ऐसे बना लीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है। पहले बलवंत, और आपको बता दूं कि बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय जो मेहता कमेटी है, यह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के विकास में पहली कमेटी तो है ही, लेकिन जब इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी 3 स्तर की संरचनाओं के बारे में जब बताया था, और 3 स्तरीय संरचनाएं जो थी वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों स्तरीय संरचनाओं को बतलाने के बाद आपको पता है कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के नागौर जिले में भारत की पहली ग्राम पंचायत का गठन किया था। और 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर को आती है गांधी जयंती, और ग्राम पंचायतों का गठन करना एक गांधीवादी का ही विचार था। चलिए, तो इस बात को लिख लेते हैं, और इसी कमेटी के आधार पर किया गया था। तो लिख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति
बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर सिफारिशों के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान से हैं और राजस्थान का नागौर जिला से जो है उनके लिए बहुत अच्छी बात भी है। राजस्थान का नागौर जिला राजस्थान के बीचों बीच जिला है, इसे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला बोलते हैं, नागौर। तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को भारत की पहली ग्राम पंचायत का गठन किया था, ग्राम पंचायत की स्थापना की थी। समझ गए आप मेरी बात? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजस्थान के नागौर जिले में, किसमें? राजस्थान के नागौर जिले में। तो इस बात को हाईलाइट करके चलना, एक तो नागौर जिला है और स्टेट है राजस्थान। जो बच्चे राजस्थान से बाहर के हैं वो उनको याद करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जो राजस्थान से वो तो जानते ही है, कोई राजस्थान जीके का भी हिस्सा है जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। और राजस्थान का ये नागौर जिला एक वो जिला है जो राजस्थान के बीचों बीच में आता है। बिल्कुल, कभी राजस्थान का मैप उठाइएगा और राजस्थान के मैप में नागौर को देखिएगा, तो नागौर पर टिक कर लो। 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती। इस समय क्या है? इस समय आती है गांधी जयंती, यानी इस समय गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, इसलिए इनकी जयंती के दिवस ही क्या होते हैं? जयंती के दिवस में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में भारत की पहली ग्राम पंचायत की स्थापना की थी। और यह गांधी का भी सपना था। एक क्या है? गांधी जी का ही सपना था, इसलिए गांधी जी के दिन भी करी थी। तो पंचायतों की स्थापना करना, यानी पंचायतों की स्थापना करना एक गांधीवादी विचार है, बिल्कुल है। ताकि आपको पता है, जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो डीपीएसपी में मैं संविधान भाग 4 में 3 प्रकार के सिद्धांत पढ़ाता हूं, उदार बौद्धिक सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और एक आता है गांधीवादी सिद्धांत। मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाया था तो डीपीएसपी में जब मैं 4 सिद्धांत पढ़ाता हूं बच्चों, पहला आता है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा आता है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरे नंबर पर आता है उदार बौद्धिक सिद्धांत। क्या आता है? उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो गांधीवादी जो सिद्धांत है इसमें एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 40। क्या है? आर्टिकल 40 में इसकी बात की गई है। तो बस दैट्स इट। चलिए, तो बहुत अच्छे। यानी हमने आज पंचायती राज संस्थाओं के विकास को लेकर पहली बात, उसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के परिचय के बारे में देखा कि परिचय क्या है। परिचय मैंने बताया था कि परिचय का मतलब होता है हमारा की रूपरेखा। जैसे कि पंचायती राज संस्थाएं वे संस्थाएं जो गांव के विकास और गांव की किसी भी इकाई के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं, वो संस्थाएं पंचायती राज कहलाती हैं। पंचायती राज जो है एक गांधीवादी विचारधारा है जिसका उल्लेख आर्टिकल 40 में भी किया गया है 1949 के संविधान के समय। लेकिन आप सभी को पता है कि पंचायती राज संस्थाओं को गांधी का विचार तो कहा गया, गांधी ने इनका सपना जरूर देखा था, लेकिन इनको संविधान में जगह नहीं दी गई थी। फिर बाद में जाके जब मैंने क्रम समझाया पूरा, और हां,
पंचायती राज में जो भी कार्य होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, उन सभी का निर्णय कौन करती है? राज्य की विधानसभा करती है। तो पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय भी है। लिख सकते हैं कि यह राज्य सूची का विषय है। यह राज्य सूची का विषय है। यह पूछा जाता है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इनमें से आता है राज्य सूची का विषय। यह राज्य सूची का विषय है। ओके, दैट्स गुड। तो राज्य विधानसभाओं यानी राज्य विधानसभा राज्य सूची में आने वाले किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, तो वो राज्य सूची का विषय है। चलिए, उसके अलावा हमने जो आज कराया था वो ये था कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास में किस तरीके से, मैंने इनका क्रम नहीं लिखा क्या? एक बार रुकिए। अच्छा, आगे लिखा है मैंने क्रम इनका। ठीक ठीक। तो पहली थी बलवंत, दूसरी अशोक जी, और तीसरे नंबर पर कौन थे? तीसरे नंबर पर आए थे हमारे एल.एम. सिंघवी समिति, और फिर थे 64 अमेंडमेंट 1989, और 5वें नंबर पर यानी आगे कराया है मैंने, ये आगे है, ठीक है, आगे है। तो आगे मैंने कैसे कराया देखिए, इस तरीके से। ये 5वां पॉइंट है। कौन सा है? ये 5th पॉइंट है। समझे? तो देखिए फ्लो चार्ट कैसे बनाया था मैंने आपके लिए। वेरी गुड। अब लग रहा है एकदम कि हाँ कुछ चीज बनाई है, लेकिन ऐप इनको हाईलाइट कर लीजिए एक बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संविधान का भाग 9 इंपॉर्टेंट है, एक आपका अनुच्छेद वाला इंपॉर्टेंट है, और एक है आपकी अनुसूची जिसमें 29 विषय का उल्लेख किया गया है। वेरी गुड। और इसमें एक ये वाला, और ये है आपका 5वां पॉइंट। वेरी गुड। चलिए अब बताइए कि यहां तक आपने पढ़ा, कैसा लगा? कि पंचायती राज संस्थाओं का परिचय देखा, पंचायती राज संस्थाओं का विकास देखा, और पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा देख लिया। ओके, और ये आपको पता है, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। आपको मैं बता दूं, यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है, और 2025 में 6 जनवरी को आया है, और 6 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में आया है। 3 बजे से लेके 6 बजे तक की शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, पीएम। समझे? यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास क्रम को व्यवस्थित तरीके से समझाइए। चलिए, तो बहुत अच्छे। ये चैप्टर अभी और बाकी है, और कल हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में जब भी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और प्लीज कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस संस्था के माध्यम से हम आपको पढ़ा ही रहे हैं पॉलिटी, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।